हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा कृष्णा स्टडी टारगेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सीटेट की आज से आपकी एकदम ऑनलाइन क्लास चलेगी। यहाँ पे आपको चाहे सीटेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, हर एक चीज़ की आप लोगों की यहाँ एकदम से एकदम बिंदास तैयारी होगी, एकदम बिल्कुल धुआं। इस बार तो बिल्कुल सीटेट एकदम से पार ही हो जाएगा, इतना तो समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सभी के प्रीवियस ईयर चाहे जो भी, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे सी टेट हो, सभी के सब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सभी का आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व पेपर मिलेगा एकदम से, और पूरा व्याख्या सहित हल मिलेगा। क्योंकि अगर व्याख्या सहित हल आप लोग करेंगे तो इस बार सीटेट की जो एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगले एग्ज़ाम में। अगर आप लोग व्याख्या सहित हल करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो फिर आप लोगों का इस बार तो सीटेट बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि अगर इस बार नहीं निकला सीटेट तो समझ लो कभी नहीं। क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि समझ लीजिए कि इतने टफ़ होते जा रहे हैं कि अगर अब नहीं क्वालिफाई हुआ ना तो फिर कभी नहीं क्वालिफाई होने वाला है। तो इस बार इतनी बिंदास, इतना एकदम से ऐसे तैयारी कीजिए सीटेट की कि बिल्कुल चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे एच टेट हो, एकदम से पूरा एकदम 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि पूरा एकदम तो ये तो सीटेट तो पार ही हो जाएगा बिल्कुल से। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता दूं, जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों के जितने भी साथ में हैं पढ़ने वाले, सीटेट की तैयारी करने वाले, उनसे भी बोलिए कि चैनल पे आएँ और अपनी तैयारी शुरू करें एकदम अच्छे से। क्योंकि सीटेट का पेपर बीएड का एग्ज़ाम हो गया तब किसी का भी एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है, इतना तो समझ लीजिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये सीटेट केंद्रीय पात्रता शिक्षक परीक्षा 2019 में की गई थी। 8 दिसंबर 2019 को प्राथमिक स्तर की है। ये व्याख्या सहित प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है यंत्रवत याद करना, ऑप्शन बी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन डी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे साथ भी आप लोग करते चलिए, देखती हूँ मैं कितना लोगों का कितना सही जाता है। अगर आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही गया है। आप लोग करते रहेंगे साथ साथ में, अभ्यास तो सही रहेगा। और बाकी तो मैं आप लोगों को व्याख्या सहित हल बता ही रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसमें इसका डी सही है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन था छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो इसका आप लोगों को हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। सबसे बड़ी बात, छात्र केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होगा उसमें बच्चों के अनुभवों को सर्वप्रथम प्रमुखता दी जाए। इसे बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, सक्षमताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभवों, विचारों आदि को महत्व दिया जाता है तथा इसी के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिसमें छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव करते हैं। मैं इतनी आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ऑप्शन ए है सन्निहित, ऑप्शन बी संबंधित नहीं, ऑप्शन सी पूर्णतया अलग, ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से आप लोगों का ऑप्शन ए सही है, सन्निहित। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैं आप लोगों को पूरा व्याख्या से हल बता दूँ ताकि समझ में आ जाए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। वह उचित व अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पूरा कंफर्म हो गया होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंध, ऑप्शन ए है अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है। ऑप्शन बी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। आप दो देख सकते हैं यहाँ पे। सी यंत्रवत याद करने पर आधारित है। डी प्रबलन पर केंद्रित है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी ही सही होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर, आप लोग देख सकते हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो इसका व्याख्या सहित हल होगा आप लोगों का संरचनावादी ढांचे में अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, आप लोग का ऑप्शन सही था। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं में उन्हें प्रस्तुत की गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभव को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन बी प्रतिकूल प्रमाण अथवा उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो आप लोग इसमें पेडागॉजी एक बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग एक टीचर के पद से देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन पे ये मान के चलिए कि हम एक टीचर हैं, आप एक टीचर अध्यापक हो चुके हैं, आप उस नज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। एकदम मैं 100% गारंटी देती हूँ। ऐसे मेरे चैनल के साथ बनी इस बार तो आप लोगों का सीटेट पूरा क्वालिफाई होके ही रहेगा, क्योंकि टीचर की वैकेंसी तो आने वाली है एकदम ज़बरदस्त वाली। तो फिर अगर इस बार नहीं हुआ तो समझ लो इतने कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा वो हो जा रहा है कि पूछो ना। एक स्टेज के बाद दूसरे कई स्टेज हो जा रहे हैं कंपटीशन क्वालिफाई करने के। पहले तो सिर्फ टेट क्वालिफाई, तब सीटेट, सुपर टेट, इंटरव्यू देश भर का अब हो जा रहा है, तो फिर कभी नहीं क्वालिफाई होने वाला है, इतना समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं कि उसमें आप लोगों का ऑप्शन बी सही है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। तो इसकी है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ताकि उनके पूर्व निर्मित गलत धारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन किया जा सके। आप लोगों क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, जिसमें था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही था, जिसमें था कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती। अगर बच्चों को लगातार आप डांटते हैं, उन्हें दंड देते हैं या फिर लगातार आप पुरस्कार भी देते हैं, तब भी वो बच्चे स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि कम हो जाती है, जिज्ञासा भी कम ही हो जाती है। सब एक समय सीमा के अंदर ही होना चाहिए, तभी उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, नहीं तो सब नेगेटिव प्रभाव ही हो जाता है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि पूरा विस्तार में बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देने व दंड का प्रयोग करना। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि लगातार पुरस्कार दंड देने उसका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर हो जाता है। बिल्कुल भी सही कहा है। और प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आशंकित रहते हैं, इसलिए स्किनर ने भी आंशिक पुनर्बलर को अधिगम के लिए बेहतर माना है। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल पुट अप हो सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आगे चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए है अधिगम अवित्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर बी सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन बी सही है, अधिगम सक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो इसमें आप लोगों का व्याख्या से संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा ना होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतकारों में स्विस वैज्ञानिक जीन पियाजे तथा रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की प्रमुख हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बताया था कि आप लोगों का जो ये दिया रहता है व्याख्या से, यहाँ से आप लोगों का एकदम 99-101% चांस रहते हैं यहाँ से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए आप लोग अगर कभी पढ़िए, आप लोग तैयारी करिए। इसीलिए मैं आप लोगों के 1 लाइनर भी ला सकती थी क्वेश्चन, लेकिन नहीं लाई, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे तो फिर आप लोगों का बेहतर तैयारी होगा और एकदम 101% मैं गारंटी लेती हूँ कि सीटेट तो बिल्कुल कहीं बच के नहीं जाएगा, इस बार तो बिल्कुल भारी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ऑप्शन ए है यह उदाहरणों की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन बी यह उदाहरणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो आप लोग इसमें ज़रूर गेस लगाइएगा कि कौन सा सही है। चलिए तो ऑप्शन सी सही है। इसमें विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनके अवधारणाओं में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन से संबंधित उदाहरणों और गैर उदाहरणों अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। गलत उत्तरों को स्वीकार करके या दंडित करके। ऑप्शन बी है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन सी है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। तो इसमें आप लोगों का अपने बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, उस पर आधारित अगर आप बच्चों को जितना भी प्रोत्साहित करेंगे बच्चे उसी हिसाब से और भी किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे वो किसी कार्य की समस्या समाधान करने के लिए उन्हें उनके अंदर प्रोत्साहन जगता है, जिससे वो सही प्रकार से उसे कर पाते हैं। इसमें आप लोगों का देखिए यदि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक माना जाए जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने ऐसे समस्यात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे उन्हें सक्रिय रूप से समाधान खोजने के अवसर प्राप्त हो सकें। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन ए शारीरिक दंड, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिकरण पर्यावरण, ऑप्शन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आप लोगों का ऑप्शन डी सही है। इसमें निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सहयोगात्मक अधिगम, वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री आदि। इतनी चीज़ें आप लोगों की सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। इसमें आप लोगों का ऑप्शन डी सही है। इसमें आप लोगों का ऑप्शन डी सही है। इसमें सेकंड और थर्ड वाला सही है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसे ही या 1 लाइनर भी क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आज से आप लोगों की सीटेट की एकदम बहुत अच्छी क्लास शुरू हो चुकी है। आज से आप लोग लगातार कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बोलिए कि तैयारी अपनी शुरू कर दें अच्छे से।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।